हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है अमेरिकी टैरिफ पर बड़ा फैसला। अगर हारे ट्रम्प तो भारत को मिलेगा कितना पैसा, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। आनन फानन में डोनाल्ड ट्रम्प ने भी जारी कर दिया बयान। दोस्तों, रोते हुए दिखाई दिए हैं ट्रम्प। बताएंगे क्या कहा उन्होंने, साथ ही साथ आपको बताएंगे भारत के इस राज्य पर पंजा मारने वाला था अमेरिका। दोस्तों, कैसे अजीत डोभाल जी ने अपने कूटनीति से जड़ से उखाड़ कर फेंका अमेरिका को बाहर, क्या था वो खतरनाक मिशन, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। साथ ही साथ दोस्तों, इधर आसिम मुनीर चिल्लाते रह गए, धमकियां देते रह गए, उधर तालिबानियों ने बड़ा खेला कर दिया। दोस्तों, जिन्ना की तस्वीर पर लगातार जूते बरसाए। जी हाँ, जब हम आपको लोकेशन की बात करेंगे दोस्तों, बताएंगे कि कहां पर ये जूते मारे गए हैं, तो आप जानकर वाकई में कहेंगे कि ये तो पाकिस्तान के गढ़ में ही जिन्ना के साथ ऐसा बर्ताव किया गया और आसिम मुनीर देखते रह गए। साथ ही साथ दोस्तों, भारत के त्रिशूल से क्यों बौखलाई पाकिस्तानी सेना, मुल्ला मुनीर के बड़बोले जनरल ने क्या धमकी दी है, और कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। परमाणु परीक्षण को लेकर सीमा पर होगा बड़ा युद्धाभ्यास। दोस्तों, वहीं बिहार चुनाव से लेकर एक से एक बड़ी जानकारी आपको बताने वाले हैं। अभी तक की क्या स्थिति है बिहार में, एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के नंबर 1 कूटनीति का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पिछले कुछ महीनों से भारत और अमेरिका के बीच रूस से तेल खरीदने का मामला गरमाया हुआ है। भारत द्वारा रशिया से तेल खरीदने के कारण अमेरिका ने सबसे पहले भारत पर 25% बेस टैरिफ लगाया था। इसके बाद फिर से अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया गया था, जिसके बाद भारत पर कुल टैरिफ 50% पहुंच गया। दोस्तों, अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ दुनिया के किसी भी देश पर लगाए गए सबसे ऊंचे टैरिफ में से एक है। ये टैरिफ भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले सामानों जैसे तेल, गैस और अन्य उत्पादों पर लागू किया गया था। वहीं अमेरिका में इस हफ्ते ही डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा कई देशों पर लगाए गए टैरिफ को लेकर एक बड़ा फैसला आने वाला है, जो न सिर्फ ट्रम्प की राजनीति के लिए बल्कि दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। वहीं ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या ट्रम्प ने यह हथियार कानूनी सीमा से बाहर जाकर इस्तेमाल किया या नहीं। अगर कोर्ट का फैसला ट्रम्प के खिलाफ गया तो अमेरिका को हर एक देश से वसूले गए अरबों डॉलर लौटाने पड़ेंगे। दोस्तों, इस पर एक्सपर्ट्स की बात माने तो विशेषज्ञों के मुताबिक भारत पर ट्रम्प द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के कारण भारत को वापसी में एक बहुत बड़ी राशि अमेरिका को चुकानी पड़ सकती है। इसका सटीक आंकड़ा क्या होगा, ये डिटरमाइन करना, निर्धारित करना थोड़ा मुश्किल होगा दोस्तों, क्योंकि ये टैरिफ से हुई कुल कमाई और भारत के निर्यात की मात्रा पर निर्भर करेगा। ट्रम्प ने इस केस को अपने करियर का सबसे अहम मुकदमा माना है। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खिलाफ फैसला दिया तो यह अमेरिका के लिए एक डिजास्टर साबित होगा। ट्रम्प ने इशारा दिया कि वो खुद भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रह सकते हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस में ट्रम्प के खिलाफ फैसला देता है तो इसका असर केवल अमेरिका पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि अन्य देशों पर भी पड़ेगा। ट्रम्प सरकार द्वारा अब तक भारत, यूरोप, चीन, कनाडा, ब्राजील समेत कई देशों से जो टैरिफ वसूले हैं वो सभी रकम कानूनी रूप से विवादित मानी जाएगी। यानी कोर्ट अगर बोले कि टैरिफ अवैध थे तो अमेरिका को हर हाल में सारे डॉलर, हर सेंट यानी अरबों डॉलर वापस लौटाने पड़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने अमेरिका को 86.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है और 45.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी थी आपको बताना। क्या लगता है आपको, क्या हार जाएंगे केस मिस्टर ट्रम्प, या फिर अमेरिकी पैसे को वापस ज्यादा देख अमेरिकी कोर्ट भी ट्रम्प के पक्ष में फैसला सुनाएगा? क्या है आपकी इस पर राय दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। साथ ही साथ अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हाल ही में दावा किया है कि देश में 2013 के बाद कोई आतंकी घटना नहीं घटा। उन्होंने कश्मीर को अलग रखते हुए बताया कि किस तरह पूरा देश आतंकवादी हमलों से सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए प्रॉक्सी वॉर का अड्डा है, वो अलग लड़ाई है, हालांकि बाकी पूरा देश आतंकवादी हमलों से सुरक्षित रहा है। अजीत डोभाल जी भारत के लिए वो ढाल है जो हर मुसीबत को टालते आते हैं। उन्होंने दशकों पहले भारत के एक राज्य को भी अमेरिका के पंजे से
बचाया था और यहाँ से CIA तक को खदेड़ दिया था। दोस्तों, अजीत डोभाल ने 1970 के दशक में एक बेहद मुश्किल मिशन को अंजाम दिया था। ये मिशन सिक्किम को लेकर था, जो एक वक्त पर अमेरिका के हाथों में जाने वाला था। यहाँ पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कोई जंग नहीं लड़ी, बल्कि गंदी रणनीति से कब्जा जमा लिया था। इसमें मदद कर रही थी सिक्किम की रानी होप कुक। बताया जाता है कि होप कुक के CIA से गुप्त संबंध थे। भारत को शक था कि वो जल्द ही सिक्किम CIA के हाथों बेच देंगी। अमेरिका के साथ बिगड़ते संबंधों के बीच भारत को डर था कि चीनी सीमा से लगा ये राज्य भी हाथ से ना निकल जाए। ऐसे में दोस्तों, इस पिक्चर में फिर एंट्री होती है से अजीत डोभाल जी की, जिन्होंने अपनी ऐसी चाल चली कि CIA को खदेड़ कर बाहर फेंक दिया। दोस्तों, उन्होंने सिक्किम मिशन को हाथ में लेते ही सबसे पहले जासूस रानी की दुखती रग पकड़ ली। उन्होंने देखा कि सिक्किम राजशाही को लेकर वहां की जनता भी बहुत परेशान थी। उन्होंने रानी का प्रभाव कम करने के लिए वहां के लोकल राजनीतिक नेताओं को उकसाया, राजशाही के खिलाफ जनता के गुस्से का इस्तेमाल किया और दिल्ली की पकड़ सिक्किम में मजबूत कर दी। भारत के सपोर्ट में 97% से अधिक लोगों ने मतदान किया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनकर खड़ा हो गया। जी हाँ दोस्तों, अजीत डोभाल जी ने उन्हें ऐसा फंसाया कि वो सीधा भारत से न्यूयॉर्क भाग गई। जी हाँ, ऐसे में अजीत डोभाल जी के कूटनीति का अगर आप भी समर्थन करते हैं और मानते हैं कि बेहतरीन ढाल है वो भारत के लिए, तो थैंक यू अजीत डोभाल जी, कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर TTP ने पाकिस्तान की जमीन पर कर दिया जिन्ना की तस्वीर का अपमान, जूतों से लगातार किया वार। ये खबर है खैबर पख्तूनख्वा की। जी हाँ दोस्तों, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नाम से कुख्यात TTP ने पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर का अपमान किया है। TTP के लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा के एक स्कूल में घुसकर जिन्ना की तस्वीर पर जूते बरसाए, बल्कि उन्हें खूब गालियां भी दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है दोस्तों, जिसकी तस्वीर आप सामने देख पा रहे हैं। उस वीडियो में TTP के लड़ाकों को स्कूल की दीवार पर लगी जिन्ना और मोहम्मद इकबाल की तस्वीर पर जूते मारे जा रहे हैं। दोस्तों, TTP ने खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। इस सूबे के सीमावर्ती इलाकों में TTP अपना साम्राज्य चलाती है। TTP का खौफ इतना ज्यादा है कि पाकिस्तानी सेना उन इलाकों में घुसने तक की हिम्मत नहीं कर पाती। अब ताजा पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव के बाद TTP ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। वे लगातार नए इलाकों में घुसपैठ कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये वीडियो इसी दौरान कब्जाए गए एक पाकिस्तानी स्कूल का है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है? उसने अब तक जो बीज बोए हैं आतंकवादियों को पैदा करके, पाकिस्तान उसी का खामियाजा भुगत रहा है। क्या है आपकी इस पर राय दोस्तों, जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, उधर अफगानिस्तान के गृह मंत्री हक्कानी ने भी पाकिस्तान को दे दी वार्निंग, कह दिया हमारे सब्र का दोबारा इम्तिहान लिया तो कर देंगे तुमको तबाह। जी हां, अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्री खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी ने सोमवार को एक बार फिर पाकिस्तान को तगड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान को और भी हथियारों की आवश्यकता है। किसी देश का नाम लिए बिना खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा कि कुछ देश अपने हितों की रक्षा के लिए दूसरे देशों के क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए हक्कानी ने कहा कि यदि अफगानों के धैर्य और सहनशीलता की फिर से परीक्षा ली गई तो प्रतिक्रिया बहुत विनाशकारी होगी। उन्होंने कह दिया कि अफगानिस्तान के पास लंबी दूरी की मिसाइल या भारी हथियार नहीं है, फिर भी हमारा संकल्प काफी मजबूत है। जमीनी डिफेंस हमारे लिए प्राथमिकता है, लेकिन इसके बावजूद आपसी समझ का रास्ता खुला है। अगर कोई हमला करता है तो हम दुनिया के बादशाहों से लड़ चुके हैं और अपनी जमीन की रक्षा करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो वहीं दोस्तों, भारत के त्रिशूल अभ्यास से क्यों बौखलाई पाकिस्तानी सेना? मुल्ला मुनीर के बड़बोले जनरल की धमकी, कहा देंगे कड़ी प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, फिर वही बात, घर में दाने नहीं, घर में पड़े हैं खाने के लाले, और दुनिया के सामने चिल्लाकर कह देते हैं कि हम तो प्लेन में ही उड़ते हैं लाले। जी हाँ, यही स्थिति आज पाकिस्तान की है। दोस्तों, भारत के तीनों सेनाओं के अभ्यास त्रिशूल से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी करके भारत के त्रिशूल अभ्यास की निंदा की है। पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के महानिदेशक DG लेफ्टिनेंट जनरल LG अहमद शरीफ चौधरी ने रावलपिंडी में पत्रकारों के साथ एक अनौपचारिक यानी अनऑफिशियल बातचीत के दौरान त्रिशूल अभ्यास को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दी। उन्होंने कहा कि भारत को यह जान लेना चाहिए कि इस बार हमारी प्रतिक्रिया और भी ज्यादा कड़ी होगी। जी हाँ,
अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान भारत के तीनों सेनाओं के अभ्यास पर कड़ी नजर रख रहा है। हम लगातार आंखों को गड़ाए बैठे हैं। भारत अरब सागर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। हालांकि दोस्तों सच्चाई यह है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है। भारत के तीनों सेनाओं के अभ्यास पर इस तरह की प्रतिक्रिया उसकी रणनीतिक चिंता को दर्शाती है, क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, चंद महीने पहले ही पाकिस्तान भारत के हाथों करारी हार झेल चुका है। ऐसे में अब वो अपनी सेना के हौसले को बनाए रखने के लिए इस तरह की गिरर भभकियां दे रहा है, जिसमें से ये धमकी वन ऑफ द पार्ट है। दोस्तों साथ ही साथ बता दें, इधर सूडान में विद्रोहियों ने किया भारत के युवक का अपहरण, भारत में मच गया तहलका। अफ्रीकी देश के राजदूत ने कहा चिंता मत कीजिए, जल्द छुड़वाएंगे। दोस्तों अफ्रीकी देश सूडान में चल रहे गृह युद्ध में विद्रोही रैपिड सपोर्ट फोर्सेस बोले तो RSF ने एक भारतीय नागरिक का अपहरण कर लिया। सूडान की सेना ने RSF को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। वहां की सरकार भारतीय नागरिक की रिहाई के लिए बातचीत कर रही है। सूडान में 2023 से RSF और सेना के बीच संघर्ष चल रही है, जिसमें अब तक 1.3 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। दोस्तों भारत में सूडान के राजदूत मोहम्मद अब्दुल्ला अली अल्टोम ने सोमवार को बताया कि जिस शख्स का अपहरण किया गया उसका नाम आदर्श बेहरा है और वो ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर उनका देश भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय कर रहा है। सूडान के अल फशीर शहर में विद्रोहियों ने आदर्श बेहरा का अपहरण कर लिया। दोस्तों किडनैपिंग के बाद जो वीडियोस निकलकर सामने आई हैं, उसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि ये भारतीय व्यक्ति 2 RSF सैनिकों के बीच बैठा नजर आ रहा है, जो उससे पूछते हैं कि क्या वो शाहरुख खान को जानता है। ऐसे में भारत में सूडान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला अली अल्टोम ने बताया कि अल फशीर में संचार पूरे तरीके से ठप है। शहर में कोई भी किसी से संपर्क नहीं कर सकता और हम निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि किसी भी गलती से उसे कोई नुकसान या चोट ना पहुंचे। जी हाँ, हम जानते हैं हमें क्या करना है और हमने देखा है कि क्या करने में सक्षम है। हमें उम्मीद है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि हम उसे जल्द ही सुरक्षित वापस भारत आते हुए देख पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, बेहरा के परिवार में पत्नी और 2 छोटे बेटे भी हैं। ऐसे में भारत का विदेश मंत्रालय दोस्तों पूरी कोशिश कर रहा है उसको छुड़ाने की। इस पर आपकी क्या राय है जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी भारत के विदेश नीति का समर्थन करते दोस्तों और मानते कि आपको पूरा भरोसा है भारत के विदेश नीति पर और इस इंडियन को छुड़ाकर लाया जाएगा सही सलामत, तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो को सामने लाइक का बटन है, दबा दीजिएगा अभी तक लाइक नहीं किया है तो। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां अमेरिका लगातार भारतीयों से बदले ले रहा है। अभी हाल ही में आपको याद होगा पंजाबी ड्राइवर से एक्सीडेंट के बाद अमेरिका ने काफी सख्ती कर दी थी ड्राइवरों पर। अब एक और नया फैसला किया है दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट जरूरी कर दी है और अब तक 7,000 इंग्लिश स्पीकिंग में फेल कर दिए गए हैं और उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं, जिनमें मोस्टली भारतीय लोग हैं। दोस्तों अमेरिका में पिछले कुछ दिनों में ट्रकों के जरिए हुई दुर्घटनाओं में प्रवासियों से जुड़े मामले सामने आने के बाद ट्रक ड्राइवरों की नौकरी के ऊपर गाज गिरनी शुरू हो गई है। अमेरिकी परिवहन विभाग के सचिव सीन डफी ने बताया कि इस साल अंग्रेजी दक्षता में असफल हो जाने की वजह से करीब 7,000 ट्रक ड्राइवर्स को नौकरी से निकाल दिया गया है। विभाग के इस कदम से सबसे ज्यादा भारतीय मूल के नागरिक प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में सिख अमेरिकी ट्रैकिंग उद्योग में काम करते हैं, जिसमें से 90% लोग ड्राइवर हैं। उत्तरी अमेरिकी पंजाबी ट्रकर्स एसोसिएशन के मुताबिक अमेरिका में करीब 1.3 से लेकर 1.5 लाख तक ट्रक ड्राइवर पंजाब और हरियाणा से संबंध रखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार के इस फैसले के बाद हजारों की संख्या में ट्रक चालक प्रभावित हुए हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भारत से दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ बता दें, श्रीलंकाई नौसेना का फिर एक बार नया एक्शन, 35 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, साथ में 4 नौकाएं भी कर ली जब्त। दोस्तों श्रीलंकाई नौसेना ने अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में कम से कम 35 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरी रात चले अभियान के बाद सोमवार सुबह उनकी 4 नौकाएं भी जब्त कर ली। नौसेना प्रवक्ता कमांडर बुद्धिका संपत ने बताया कि उत्तरी जाफना जिले के कांके संथुराई क्षेत्र के आसपास श्रीलंकाई जल क्षेत्र में यह गिरफ्तारियां की गई। नौसेना ने कहा कि अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किए गए मछुआरों और जब्त किए गए उनके उपकरणों को अग्रिम कार्रवाई के लिए उत्तर में स्थित मत्स्य निरीक्षणालय को सौंप दिया जाएगा। नौसेना द्वारा 1 महीने के भीतर ये दूसरी गिरफ्तारी है। श्रीलंकाई नौसेना ने इससे पहले 9 अक्टूबर को उत्तरी श्रीलंका के तलाई मन्नार में द्वीपीय देश के जल क्षेत्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ने के आरोप में 47 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था और उनकी 5 नौका जब्त कर ली थी। भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों में मछुआरों का मुद्दा विवादास्पद बना हुआ है। श्रीलंका
श्रीलंकाई नौसेना के जवान कभी कभी पाकिस्तान जल डमरू मध्य में भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी भी करते हैं और श्रीलंकाई जल क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने के कारण उनकी नौकाओं को भी जब्त कर लेते हैं। तो वहीं आपको बता दें, गाजा शांति मिशन के लिए सैनिकों के बदले भीख मांग रहे हैं आसिम मुनीर। पाकिस्तानी पत्रकार ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। बता दें, पाकिस्तान का गाजा मिशन अब सवालों के घेरे में है। पत्रकार अजमा शिराजी के दावे ने खलबली मचा दी है। जनरल आसिम मुनीर ने इजराइल से मांगे $10,000 प्रति सैनिक, जबकि ऑफर था सिर्फ $100 का। अब सवाल यह है कि मिशन शांति का था या फिर मुनाफे का। दोस्तों, गाजा युद्ध के बाद जब दुनिया शांति की बातें कर रही थी, तब पाकिस्तान ने दावा किया कि वो गाजा में शांति सैनिक भेजेगा। इसे फलस्तीन के साथ एकजुटता की मिसाल बताया गया, लेकिन अब इसी मिशन पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मशहूर पाकिस्तानी पत्रकार अजमा शिराजी ने दावा किया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों को भेजने के बदले इजराइल से प्रति सैनिक $10,000 की मांग की थी, जबकि इजराइल ने सिर्फ $100 प्रति सैनिक देने की बात कही। यहीं से पूरा पीस मिशन बिखर गया। दोस्तों, अजमा शिराजी के मुताबिक पाकिस्तान का ये मिशन गाजा में शांति स्थापना के नाम पर था, लेकिन अंदर खाने ये एक पैसों की सौदेबाजी बन गया। खबर है कि इजराइल और पाकिस्तान के बीच पैसे को लेकर इतना झगड़ा हुआ कि ये पूरा मिशन ही रुक गया। यानी बात शांति की थी, लेकिन झगड़ा रकम पर हो गया। दोस्तों, इस खुलासे से कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी कि जनरल आसिम मुनीर ने मिस्र का एक सीक्रेट दौरा किया। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने वहां इजरायली खुफिया एजेंसी और CIA अधिकारियों से बंद कमरे में मुलाकात की। मकसद था गाजा में युद्ध के बाद पाकिस्तान की भूमिका तय करना। यानी पाकिस्तान चाहता था कि वो गाजा में सैनिक भेजकर शांति मिशन का हिस्सा बने। यानी कि दोस्तों, शांति मिशन के आड़ में मुनाफे की मिशन की तैयारी कर रहा था आसिम मुनीर। दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप उसके इस करतूत पर? बताइएगा जरूर। इतना ही नहीं, आपको बता दें, आसिम मुनीर की रिटायरमेंट से पहले शहबाज सरकार का बड़ा दाव, संविधान संशोधन की तैयारी, मिलेगा सेवा विस्तार। दरअसल पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार कथित तौर पर 27वां संविधान संशोधन पेश करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कार्यकाल और कानूनी स्थिति को लेकर अस्पष्टता को दूर करना है। आसिम मुनीर को इसी साल मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हाथों हुई जबरदस्त पिटाई के बाद सांत्वना के रूप में फील्ड मार्शल का पद दिया गया था। मुनीर आधिकारिक रूप से 28 नवंबर 2025 को रिटायर होने वाले हैं। हालांकि इस बात को लेकर शक बना हुआ है कि क्या उनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ाया जाएगा या फिर उन्हें कानून में परिवर्तन कर सेवा विस्तार दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें, शी जिनपिंग को आखिर किस बात का सता रहा है डर? जिस BRI पर था भरोसा, क्या वो बन रहा गले की हड्डी? दरअसल चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग आने वाले सालों में कई गंभीर चुनौतियों का सामना करने वाले हैं। 23 अक्टूबर को हुई कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल चीन के विकास और सुरक्षा दोनों के लिए बहुत कठिन होंगे, क्योंकि अनिश्चितताओं और ऐसी कई वजह सामने आई हैं जिनकी कभी उम्मीद नहीं जताई जा रही थी। द इकोनॉमिस्ट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दक्षिण कोरिया में हुई बैठक से दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापार विवाद में कुछ समय के लिए शांति आई। हालांकि शी जिनपिंग की सबसे बड़ी चिंता अमेरिका अभी भी बनी हुई है। उनके मुताबिक ट्रंप की नीतियों की अस्थिरता का समाधान एक वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था है जो बाकी देशों को चीन के करीब लाए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की हाल ही में जारी हुई मैगजीन के मुताबिक BRI वैश्विक शासन का एक नया पैटर्न बनाने में मदद करेगा। ट्रंप की नीति और वैश्विक तनाव के बीच शी जिनपिंग को अब भी अपने लिए अवसर दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक, कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से बावजूद इसके चीन के सामने भी नई आर्थिक और वैश्विक चुनौतियां तैयार हो रही हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, अमेरिका की वजह से बांग्लादेश से खरीद रहा चीनी SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल, बाइडन कमला हैरिस की साजिश का दिख रहा है असर। दोस्तों, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार एक के बाद एक भारत विरोधी फैसले ले रही है। हालांकि एक बात पूरी तरह भारत के लोगों को याद रखनी चाहिए कि चूहा कितना भी मोटा हो जाए, वो बाघ के हाथों मारा ही जाएगा। इसीलिए बांग्लादेश चाहे कोई भी डिफेंस समझौता कर ले, चाहे तुर्की से या फिर चीन से, लेकिन अगर उसकी वाकई कोई ख्वाहिश भारत से लड़ने की है तो फिर वो अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिखेगा। खैर, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस चीन से SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने जा रहा है और बांग्लादेश के समर्थक इसे भारत के खिलाफ डेटरेंट बता रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चीन के साथ अपने रक्षा संबंध को मजबूत करते हुए अपनी सेना को SY-400 मिसाइल सिस्टम से लैस करने का फैसला किया है। रिपोर्टों के मुताबिक इसका मकसद 2030 तक बांग्लादेशी सेना के आधुनिकीकरण की योजना को जारी रखना और उसे विश्वसनीय मध्यम दूरी की सटीक हमला क्षमता प्रदान करना है। दोस्तों, बांग्लादेश के हालिया समय में अपने 70% से ज्यादा हथियार कथित तौर पर बीजिंग से खरीदे हैं। SY-400 खरीदने का फैसला
फैसला इस एहसास से आया है कि एक आधुनिक सेना लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं के बिना नहीं रह सकती। कम दूरी की मिसाइल बांग्लादेश को अपने दुश्मनों के खिलाफ एक मजबूत डेटरेंट क्षमता प्रदान नहीं कर सकती है। इसीलिए बांग्लादेशी रक्षा अधिकारियों ने कथित तौर पर जोर देकर कहा है कि यह खरीद देश की रक्षात्मक विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए उठाया गया एक कदम है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां बड़ी खबर, भारतीय टीम से क्या वापस ली जाएगी वर्ल्ड कप ट्रॉफी, क्यों लिया गया आईसीसी द्वारा ये चौंकाने वाला फैसला, बता दें। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिस जोश और जुनून के साथ वर्ल्ड कप का खिताब जीता है उससे पूरा देश खुशी से झूम उठा है। दोस्तों पहली बार भारत ने महिला वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करते हुए करोड़ों देशवासियों को खुशी से झूमने का मौका दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईसीसी इस ट्रॉफी को अब वापस लेने वाली है? भारतीय टीम के पास ये नहीं रहेगी। इसके पीछे खास कारण है जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। दोस्तों दरअसल ये कोई अपमान या विवाद का विषय नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसे आईसीसी दुनिया के सभी बड़े टूर्नामेंट्स में लागू करता है। इस महिला वर्ल्ड कप में भी 26 साल पहले बनाया गया ये नियम लागू था और इसके कारण असली ट्रॉफी वापस चली जाएगी। आईसीसी ने 1999 वर्ल्ड कप के बाद से एक अस्थायी ट्रॉफी का उपयोग करना शुरू किया। इस विरासत को सुरक्षित रखने के लिए ही ये नियम बनाया गया। असली वर्ल्ड कप ट्रॉफी एक अमूल्य और ऐतिहासिक धरोहर है। ये चांदी और सोने जैसी बहुमूल्य धातुओं से बनी होती है और इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। सुरक्षा के मद्देनजर आईसीसी अब इसे अपने मुख्यालय यानी दुबई में हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में रख सकती है। इसे किसी भी तरह के नुकसान, चोरी या टूट फूट से बचाना आईसीसी की जिम्मेदारी होती है। जी हाँ दोस्तों ग्लोबल मीडिया में भी भारत की महिला क्रिकेट टीम की खबरें ऐसी छाई है कि हर एक भारतीय का दिल गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वर्ल्ड कप जीत पर पाकिस्तान का भी जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला। अगली खबर की बात करते हैं, जहां बिहार में गरजे अमित शाह जी, कहा रिजल्ट अभी बता देता हूं, एनडीए जीत रही है, लालू का बेटा ना सीएम बनेगा ना सोनिया गांधी का बेटा पीएम। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सीतामढ़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सोमवार को जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। चुनावी मंच से अमित शाह जी ने ऐसा बयान दिया जिसने भीड़ में जोश भर दिया। उन्होंने कहा, मैं अभी यहीं से बिहार चुनाव का रिजल्ट बता देता हूं, 14 नवंबर को दोपहर 1 बजे तक लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है। जी हाँ दोस्तों, ये कहना अमित शाह जी का। इनके बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कर दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।